द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ न्यूयॉर्क से शरीक गुफ्तगू हैं जनाब सिद्धार्थ प्रदीप जी। इन्होंने आईआईटी दिल्ली से तालीम हासिल की और इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन ये 12 साल से न्यूयॉर्क में फाइनेंस के शोबे में काम कर रहे हैं और इनका ताल्लुक हरियाणा से है। तो इन्हीं से पूछते हैं, ये सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताएं और उसके बाद मैं ये जानना चाहूंगा कि इनकी इंटरेस्ट पाकिस्तान में कैसे डेवलप हुई। जी शकील साहब, पहले तो शुक्रिया। ना तो मैं कोई ऑथर हूँ, कोई कॉलम निगार, ना प्रोफेसर या पॉलिटिक्स का उस्ताद, तो फिर भी आपने ये मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया। दूसरा, आजकल इतनी पोलराइजेशन है कि मेरे व्यूज के बजाय लोग पहले ही लेबल कर देंगे कि ये तो लिबरल है, माने ये कोई बुरी बात है, या फिर ये संघी है। तो मैं पहले ही दे दूं सफाई कि जैसे आपने कहा, एक इंडियन हूँ, अमेरिका में रहता हूँ, मेरे दोस्तों में इंडियन और पाकिस्तानी दोनों हैं। किसी पार्टी से मेरी एफिलिएशन नहीं है। दोनों मुल्कों से मुझे बेहद प्यार है और दोनों से गिला भी है, क्योंकि बहुत गरीबी है दोनों तरफ और अमीर गरीब में बहुत फर्क है। तो अगर मैं पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की तनकीद करूं तो आर्ग्यूमेंट समझें, ना कि गद्दार या दुश्मन करें। तो पाकिस्तान में मेरा इंटरेस्ट कैसे हुआ और मेरे खुद के बारे में, ये दोनों सवाल अलग नहीं है। मेरा पाकिस्तान में इंटरेस्ट बहुत गहरा और बचपन से ही था, प्राइमरीली क्योंकि हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट रहा है और मेरे दादाजी का मुझ पे बहुत गहरा असर है। और मैं बचपन में मैं बड़ा ही हुआ हूँ उनसे पाकिस्तान और उनके मुस्लिम नेबर्स की कहानियां सुनते सुनते। तो जैसे आपने कहा कि इंडिया में मैं हरियाणा स्टेट से हूँ, एक फार्मिंग फैमिली से हूँ। हरियाणा में बहुत लोग फार्मिंग में एम्प्लॉयड है। मेरे दादाजी जब जब तक मैं 17 साल का था, वो हमारे साथ ही रहे। उनके दो ही शौक थे, एक घुड़सवारी, बहुत अच्छे घुड़सवार थे, और दूसरा पढ़ाई। लेकिन थे वो अनपढ़, क्योंकि उनके टाइम जब वो बच्चे थे कोई स्कूल नहीं था आसपास। तो उन्होंने मेरे पिताजी से ये कहा था कि भाई तुम जब तक पढ़ना, जब तक पढ़ाई खत्म ना हो। और इस जिद में उन्होंने मेरे पिताजी से पीएचडी कराई कि भैया अब पढ़ाई खत्म हो गई, ठीक है, अब तुम रुक सकते हो। तो मेरे पिताजी पढ़ लिए, सरकारी नौकरी में आ गए। आने के बाद भी वो अपनी रूट से जुड़े रहे और मेरी माता जी और मेरे पिताजी दोनों, मेरे मॉम डैड दोनों अभी भी फार्मिंग संभालते हैं। तो 1947 में मेरे मेरे दादाजी कुछ 40-50 साल के करीब के थे। हमारे गांव में बहुत मुस्लिम परिवार थे। तो मेरे दादाजी और उनके कुछ दोस्त उनको घोड़ों पे और घोड़ा गाड़ियों पे बॉर्डर तक दो दो ट्रिप्स करे उन्होंने, उनको रिफ्यूजी कैंप्स के पास छोड़ के आए। और 10 इतनी अच्छी, इतनी गहरी दोस्ती थी कि 10 साल के बाद वो मुसलमान परिवार, उनके कुछ लोग 1957 में, मेरे ख्याल से 58 में, वो वापस आए और उनके जो घरों पे ताला लगा के उसको हिफाजत से सामान रखा हुआ था, वो कुछ सामान अपना तब लेके गए। तो वो बताते थे मुझे, उनसे मैं बड़ा हूँ, जैसे कह रहा हूँ, कहानियां सुनते सुनते। 1947 में पार्टीशन के दौरान गांव में किसी एक बंदे ने बोल दिया कि भाई इन मुसलमानों को भगाओ और इनकी लड़कियां यहाँ पे रख लो। तो हंसते हंसते बताते थे कि सबने मिलके उसकी इतनी पिटाई की कि बहुत हड्डियां टूट गई। और फिर वो ये कहते थे कि शायद उसकी थोड़ी कम पिटाई करनी चाहिए थी, क्योंकि वो बेड से उठा नहीं करीबन 1 साल, और उसका ध्यान भी फिर उन्हीं को रखना पड़ा बाद में। गांव में यही सब होता था। तो वो इस बात पे बहुत फक्र महसूस करते थे कि सिर्फ एक इंसान था पूरे गांव में, 5-6 हजार के गांव में, जिसने ऐसा बोला, और फिर सबने मिलकर उसकी कुटाई की। तो एक उनके पड़ोसी भी थे जो उनके गहरे दोस्त थे, मेरे मेरे दादाजी के, हमारे पड़ोस से थे, थोड़े पास के गांव से। उनका नाम था फूल मोहम्मद राना, शायद राजपूत थे। वो पाकिस्तान गए, पंजाब में, वहां पे वो फिर शायद मिनिस्टर भी थे। तो उनके परिवार के भी कई लोगों को मेरे दादाजी ने और उनके दोस्तों ने एस्कॉर्ट किया था रिफ्यूजी कैंप तक। तो मैं जी, बचपन से उनके नाम पे तो एक लाहौर के पास एक छोटा सा टाउन है, उनके नाम पे है। पहले अच्छा, उसका नाम था भाई फेरू, अब उसका ओके, नाम फूल नगर है उनके नाम पे। अच्छा, अच्छा, नहीं, बहुत बहुत बढ़िया जी। तो वो मेरे दादाजी के अच्छे दोस्त थे। तो कुछ लोगों को उनको वो छोड़ के आए। तो यही कहानियां सुनते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मेरा नेचुरली इंटरेस्ट था। मेरे पिताजी को भी बहुत बहुत इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। वो तो 2 बार पाकिस्तान होके भी आए। बल्कि जब, अब आप ये सोचिए दोस्तों, दोनों देशों में कुछ ऐसा ऐसा था कि जैसे बताया, मेरे दादाजी पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन मैं साथ में जब टीवी देखता था उनके साथ बैठ के, तो टीवी पे अगर मैं कोई इंग्लिश मूवी भी देख रहा हूँ,
तो उनकी साइकी में उनको इतना दोस्त अपने याद आते थे, इतना पुरानी बातें याद आती थी कि उनको वो इंग्लिश मूवी चल रही है, इंग्लिश में बोल रहे हैं लोग, वो बार-बार उनको सुनना थोड़ा कम हो गया था, दिखता ठीक था। तो मुझे ये कहते थे, "भई सिद्धार्थ, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान क्यों बोल रहे हैं बार-बार?" तो उनको ये लगता था कि वो ये बोल रहे हैं, हालाँकि वो ये बोल रहे हैं। तो ये है, मेरे पिताजी को भी इंटरेस्ट था, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है। जी। हुँ। आपको इल्म है कि मेरी फैमिली भी हरियाणा से जो है वो पाकिस्तान गई थी और उस वक़्त मेरे दादा यही समझते थे कि ये फसादात, ये जब नॉर्मल होगी सिचुएशन तो हम वापस चले जाएँगे और बहुत से लोग इस तरह के थे जो ये जी, समझते थे, उनको ये एहसास नहीं था कि कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है। अच्छा जी। सर, ये बताइएगा कि आप जो है एक इंडियन के तौर पे पाकिस्तान में क्या इश्यूज देखते हैं और क्या सजेशंस और तजावीज देंगे आप पाकिस्तान को? जी, देखिए, मसले मसले तो बहुत हैं। जैसे मैं पहले बोला, मैं कोई उस्ताद तो हूँ नहीं, तो मेरी बात का अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ तो बुरा ना मानिए, सिर्फ़ एक स्टूडेंट की तरह है। मसले तो मुझे बहुत लगते हैं और पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी बहुत लगते हैं। यू नो मईशत डामाडोल है, इंतहा पसंदी है, गरीबी भी है, तालीम नहीं है। लेकिन अगर इन सब मसलों को, मेरे हिसाब से 2 2 इनकी जड़ हैं, जिनसे ये सब पैदा होते हैं। पहली तो आइडेंटिटी स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन। कैसे आपने अपने देश की, इंडिया में और पाकिस्तान में अपने देश की एक आइडेंटिटी बनाई है। और दूसरा, लैंड रिफॉर्म्स, इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स होना और पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स ना होना। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए काफी नुकसानदायक रहा है। तो ये 2 इश्यूज देखता हूँ मेनली। अगर हम्म। ये 2 इश्यूज ना हो तो मेरे ख्याल से बाकी सब इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, लैंड रिफॉर्म्स तो पाकिस्तान में हुई, 2 दफा हुई, लेकिन शायद उनके वो रिजल्ट्स नहीं निकले या वो इतनी मीनिंगफुल नहीं थी जितनी इंडिया में थी। जी, जी। हाँ, मैं तो बस ये देखता हूँ, सुनता हूँ और पढ़ता हूँ कि वहाँ पे ज़मीन कितनी है लोगों के पास, और ये देखता हूँ कि यहाँ पे कितनी है। उससे अंदाज़ा लगाता हूँ कि मुझे लगता नहीं कि वो मीनिंगफुली, जैसे आप कह रहे हैं, हुए। वो हो सकता है एक यू नो फेस सेविंग के लिए कर दिया हो, बट अदरवाइज़ तो नहीं। तो कितनी जमीन मैक्सिमम जो है एक फैमिली रख सकती है? हरियाणा में क्या है, क्योंकि ये तो स्टेट सब्जेक्ट है ना इंडिया में। जी, स्टेट सब्जेक्ट है। तो जी, ऐसा है कि अगर परिवार में 4 लोग हैं तो वो 64 एकड़ रख सकते हैं, क्योंकि 16 एकड़ एक इंसान रख सकता है। कुछ ऐसा है, 16 के आस-पास है मेरे ख्याल से, 15 या 16। हम्म। और तो हमारा ही एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि हमारे पास 1960 की दिहाई में, मैं बताऊँगा, हम हमारी गिनती हमारे एरिया में बड़े फार्मर्स में होती है। अब अगर मैं बताऊँगा आपको कि हमारे पास ज़मीन कितनी है, तो शायद आप हँस दें, क्योंकि हम्म। बहुत थोड़ी है पाकिस्तान के हिसाब से। हमारे पास 1960 की दिहाई में 500 एकड़ ज़मीन थी। हम्म। पाकिस्तान में तो हज़ारों एकड़ों में, आम आम सी बात है। तो हम्म। ओवरनाइट एक दिन 500 एकड़ थी, अगले दिन हमारी 400 एकड़ ज़मीन छीन ली गई, हमारे पास 100 एकड़ रह गई। हम्म। तो ऑब्वियसली इससे कोई खुश नहीं होगा, कोई आए एकदम और आपकी आपके पास 5वां हिस्सा छोड़े। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ हमारे लिए ठीक रही है। हमारे लिए भी ठीक रही है और माशरे, सोसाइटी के लिए भी ठीक रही है। तो वो जमीन जो आप से छीन ली गई वो किसको दी गई? लैंडलेस पेजेंट्स को दी गई, किसको जी, दी गई? जी, जो लैंडलेस पेजेंट्स थे, तो अब देखिए, अगर 500 एकड़ आपके पास है, हमारे हम्म। परिवार में सब आदमियों को भी ले लें और सब औरतों को भी, सब काम करेंगे, तो कोई कोई तरीका ही नहीं है, मशीनरी तो थी नहीं कि सब के सब 500 एकड़ पे खेती कर सकें। तो ऑब्वियसली हम्म। आप नौकर रखते थे। तो जो नौकर रखते थे हम, हमारी ज़मीन लेकर उन नौकरों को दे दी गई। और देखिए, आज वो उन उन नौकरों में से कुछ के जो बच्चे हैं, उनकी नेटवर्थ हमसे ज़्यादा है, और ये एक अच्छी अच्छी बात है, ऐसे होना चाहिए। हम्म। जी, तो आप को 12 साल हो गए हैं इंडिया, अपना अमेरिका में रहते हुए। जी। तो आपने क्या सिटीजनशिप नहीं ली अमेरिका की? क्यों नहीं ली? जी, मैं लेने के करीब हूँ। मैंने 12 साल हो गए मेरे पास ग्रीन कार्ड आए हुए, करीबन 8 साल हो गए। तो मैं 3 साल से एलिजिबल हूँ यहाँ की सिटीज़नशिप के अप्लाई करने के लिए, लेकिन मैंने अभी किया नहीं, क्योंकि एक एक इमोशनल अटैचमेंट है इंडियन पासपोर्ट से। तो मैं होप कर रहा हूँ कि डुअल सिटीज़न हो जाए तो फिर पासपोर्ट नहीं देना पड़ेगा, अपना इंडियन पासपोर्ट वापस। वरना वरना दिक्कतें कुछ ऐसी हैं, 2 बच्चे हैं अब यहाँ पे, सब लॉजिस्टिकली आसान हो जाता है अगर मैं अमेरिकन पासपोर्ट ले लूँ। तो कुछ टाइम और वेट करूँगा, और नहीं, अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद, हाँ, दिल पे पत्थर रख के मुझे मुझे अपना इंडियन पासपोर्ट वापस देना पड़े। बट 3 साल से तो मैंने वापस नहीं किया।
तो क्या ऐसी मूव है इंडिया में कि डुअल सिटीजनशिप अलाउ कर दी जाए? पाकिस्तान में तो अलाउड है। हाँ, पाकिस्तान में तो काफी टाइम से अलाउड है, और मुझे मुझे थोड़ी थोड़ी जेलसी भी होती है अपने पाकिस्तानी दोस्तों को देखता हूँ तो, कि यार तुम्हारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है और अमेरिकन भी। तो यहाँ इंडिया में लॉबी कर रहे हैं लोग, गुजरात में, कुछ लोग दिल्ली में। शशि थरूर है, उन्होंने भी बिल टेबल किया था पार्लियामेंट में, लेकिन कोई मूवमेंट इस पे होती दिखाई नहीं दे रही अभी। तो देखिए, होप तो थी कि 2021-22 में ऐसा हो जाए, अभी अभी तक तो कुछ नहीं। अच्छा, चलें जी, अब वापस इंडिया पाकिस्तान चलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान में गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है? जी, मुझे लगता है कि देखिए, कि कुछ तो गलत पढ़ाई जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब यकीन से तो नहीं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तान की मैंने सारी हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, उसके बारे में सुना है। तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले तो ये फर्स्ट हैंड नहीं है, लेकिन मैंने कोई 2 दर्जन किताबें पढ़ी हैं इस पूरे बर्रे सगीर की हिस्ट्री के बारे में। कुछ मेरे पास यहाँ रखी भी हैं। तो ये तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंडिया में गलत नहीं पढ़ाई जाती, और इसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट का बेसिस भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में हुआ क्या है रिसेंटली कि किताबें महंगी हो गई हैं, और इंटरनेट हर जगह, हर गांव में है। तो गवर्नमेंट ने सारी किताबें, सारा सिलेबस, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशल साइंसेस, सबके सब ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आप भी पाकिस्तान में कोई भी ncrt.nic.in पे जाके सारा इंडियन सिलेबस पढ़ सकता है, पहली जमात से लेके और 12वीं जमात तक सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। तो उसको कोई देखे, उसको फैक्ट चेक करे, उसमें उसमें कोई गलत नहीं पढ़ाया जाता मेरे ख्याल से। उसमें गलती इतनी है कि कुछ बातें छुपाई जाती हैं, कि ताकि आपसी भाईचारा बना रहे, और कोई मनमुटाव ना हो। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर हिस्ट्री को कोई पढ़ना चाहता है मन से, तो उसे ठीक हिस्ट्री मिल जाएगी, अगर वो कोशिश करेगा। कहीं से दूसरे सोर्सेज ले, जो दुश्मन है उनकी भी सुने, हर किसी की सुने। असल प्रॉब्लम मुझे लगता है कि हिस्ट्री तो सब पढ़ लेते हैं, उसको समझते अलग अलग तरीके से हैं। हमारी हिस्ट्री की कंसेप्शन ही गलत है। हिस्ट्री मजहबी चश्मे से देखते हैं काफी लोग दोनों तरफ। असल में उसको वो काफी पढ़ते हैं उसमें, और साइक्लिकल भी होती है। तो वो लेवल अंडरस्टैंडिंग का आई थिंक वो मिसिंग है। तो जैसे हिंदू मुस्लिम वाले चश्मे से देखना गलत है, और इसके काफी एग्जांपल्स हैं। आप मोहलत दें तो मैं उनपे तफसील से बता भी सकता हूँ। जी, कुछ बताइए। एक मिसाल मैं भी आपको दे सकता हूँ। हाँ कुलदीप नैयर को आप जानते होंगे। जी जी कुलदीप जी नैयर, जी हाँ, बहुत बड़े वो जर्नलिस्ट थे, और वो आपको पता है कि सियालकोट में पैदा हुए थे जी और अच्छी उर्दू जानते थे। तो वो एक दफा एक सेमिनार में आए, मैं भी उस सेमिनार में था इस्लामाबाद में। तो जी उन्होंने एक किताब यहाँ से खरीदी और उसका वो पढ़ रहे थे, जो चैप्टर 1947 को डील करता है। जी तो उसमें कुछ ऐसी बात लिखी हुई थी कि भाई 1947 में हिंदुओं ने भी मारा मुसलमानों को, सिखों ने भी मारा, उन पे बहुत जुल्म हुआ, उनको घरों से निकाल दिया गया। जी तो इंडियन किताब भी वो लेके आए थे साथ, तो उसमें ज्यादा बैलेंस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था कि भाई 47 वाज अ पीरियड ऑफ मैडनेस व्हेन हिंदूज किल्ड मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स किल्ड हिंदूज एंड सो ऑन एंड ऑन। यस तो वो ये कह रहे थे कि मैं खुद ट्रक पे बैठ के भागा था, जी मुझे नहीं पता कि क्या हिंदुओं और सिखों के साथ क्या बीती थी। जी तो जब तक आप ये हिस्ट्री जो है इस तरह से पढ़ाएंगे, तो जी इन दोनों मुल्कों में कोई दोस्ती नहीं हो सकती। जी अब नहीं हो आप अपनी सकती, मिसाल बिल्कुल। दीजिए। हाँ, मेरी मिसालें तो देखिए, लोग तारीख की बात करते हैं। अब आप देखें, ये हिंदू मुस्लिम वाली तारीख एक्चुअली थी नहीं, कतई नहीं था। मैं तो अपने आप को स्टूडेंट समझता हूँ हिस्ट्री का। आप कितना भी पहले चले जाएं, आप इतने एग्जाम्पल्स हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शुरू कहाँ से करूँ। 1400 साल पहले आप सिंध में चले जाएं, तो बड़ी आम सी बात है, सब बोलते हैं कि वहां के हिंदू राजा ने, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनकी डायरेक्ट औलादों को पनाह दी थी, जब उमैयद उनको करबला के बाद उनका कत्लेआम कर रहे थे। फिर बाबर की पानीपत, अब ये हिंदू मुस्लिम तो नहीं हुआ, लड़ाई तो नहीं हुई। फिर बाबर की पानीपत में लड़ाई भी किसी हिंदू से नहीं हुई, इब्राहिम लोदी से हुई, वो भी मुसलमान था। लड़ाई से पहले उसने, ये भी किताब में बाबरनामा में है, लाहौर को पूरे 2 दिन जलाया। लाहौर में तो उस टाइम ज्यादातर मुसलमान ही रहते थे। फिर लोगों को लगता है ये अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई भी हिंदू और मुसलमान की थी। अब अकबर की फौज का सरबराह था मान सिंह, हिंदू। महाराणा प्रताप की फौज का सरबराह था शायद खुदा बख्श या हकीम खान, हाँ, हकीम खान,
वो पख्तून था मुसलमान। लक्ष्मीबाई की फौज का हेड था खुदा बख्श, उनसे कंफ्यूज हो रहा था। तो ये हिस्ट्री इस तरह की है। तिमूर आया, तिमूर जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, वो आया उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान के भी परे, अफगानिस्तान के भी परे। रास्ते में उसने बहुत कस्बों को लूटा, मारा, जिनमें से एक तुलंबा करके है, जहां के सब लोगों को उसने मारा। तुलंबा हिंदुस्तान में तो नहीं है, तो पाकिस्तान में, वहां ज्यादातर रहने वाले मुसलमान थे। तो अब आप औरंगजेब की भी मिसाल लें। लोगों को औरंगजेब का लगता है, लेकिन औरंगजेब जब शाहजहां से गद्दी छीनने के लिए भाइयों में लड़ाई चल रही थी, तो उन भाइयों को फाइनेंस किसने किया था? मुसलमान थे। वो अहमदाबाद के जैन मर्चेंट्स थे, जिन्होंने 5-6 लाख रुपए उस टाइम में उनको लोन दिए। तो ये भी सोचने वाली बात है। और औरंगजेब के अगर और नीचे चले जाएं, जब मुगल सल्तनत के जो कुछ आखिरी शहंशाह थे, अब पता नहीं ग्रैंडसन को क्या कहेंगे उर्दू में, बट औरंगजेब के जो पोते के पोते थे, शाह आलम दो, उनके साथ क्या हुआ पता नहीं, आपको पता है कि नहीं, बट सुन के मुझे गुस्सा आता है। मैं तो हिंदू हूं, तो अफगान मिलिट्री कमांडर था गुलाम कादिर रोहिल्ला, जिसने लाल किले पे कब्जा किया। अब आप सोचें, हिंदू तो नहीं था, मुसलमान था, और उसने वहां कैदी बनाया मुगलों को, उनके उनके बच्चों को, जो शहनशाह था और जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही जो प्रिंसेसेस थी और प्रिंसेस थे, उसने उनको 3 महीने टॉर्चर किया। उसने जो शाह आलम था, जो कि मुगल शहनशाह था उस टाइम, उसको घाघरा पहना के नचाया दरबार में, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। उसने उन मुगल दरबार की जो बच्चियां थी, उनकी उनकी इज्जत आबरू पे हमला किया। अब ये मैं तो नहीं कहता, आप मेरी बात ना माने, ये तो इकबाल ने इस पे पोएम लिखी है, गुलाम कादिर रोहिल्ला। इकबाल, अल्लामा इकबाल तो पाकिस्तान के नेशनल पोएट हैं, तो उन्हीं की बात मान। तो ये हिस्ट्री अगर आप देखें, हैरानी की बात ये नहीं है कि उसने ऐसा किया, हैरानी की बात यह है कि उस गुलाम कादिर रोहिल्ला जिसने ऐसे हरकत की, उसे पकड़ने वाला कौन था? मराठा राजा था, महादजी शिंदे। और उसने शाह आलम की रिक्वेस्ट पे इस गुलाम कादिर रोहिल्ला के नाक और कान काट के उनको दिए, कि उनकी आप बेइज्जती का बदला लेने के लिए। तो अजीब बात है कि एक अफगान मुसलमान एक मुगल मुसलमान शहनशाह की बेइज्जती कर रहा है, और उसका बदला एक हिंदू राजा ले रहा है। तो हिस्ट्री इस तरह की है। और इस तरह, लेकिन लोग उसे पढ़ते नहीं है। लोगों को लगता है कि यार हाँ, कभी हम वो थे, तो उसमें लोग फॉल्स ग्लोरी ढूंढते हैं। तो आई थिंक ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको थोड़ा डिस्पैशनेटली और ऑब्जेक्टिवली पढ़ना चाहिए। जी सिद्धार्थ, आप जो बात कर रहे हैं, इसी तरह की एक वीडियो मैंने देखी। इंडिया में एक लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल हैं, दिल्ली, वहां बंबई में रहते हैं। जी। उसमें भी उन्होंने इसी तरह के फैक्ट्स जो हैं वो बयान किए हैं। मसलन शिवाजी का जो बॉडीगार्ड था वो एक मुसलमान था। जी बिल्कुल। और जब वो अफजल खान से मिलने जा रहे थे, तो उस बॉडीगार्ड की एडवाइस थी कि आप इस तरह से अनआर्म्ड होके मत जाइए, आपका कद बहुत छोटा है और अफजल खान का कद आपसे काफी ज्यादा है। जी। तो वो उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई ये जो थी, ये कोई धर्म की लड़ाइयां नहीं थी, रिलीजन की वॉर्स नहीं थी, जी। ये इख्तदार की और पावर स्ट्रगल थी, पावर की जंगें थी। जी। जी। अच्छा सर, आपके ख्याल में इंडियन सोसाइटी का मेन प्रॉब्लम क्या है, और क्या वहां इनटॉलरेंस बढ़ रही है? जी, ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। ऐसा है भी और नहीं भी। अब आपको डिसाइड करने के लिए थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा और इनटॉलरेंस को डिफाइन करना पड़ेगा। फिर एक-एक करके कंपेयर करना होगा बाकी मुल्कों से भी, फिर माजी से भी, और बाकी अगर कुछ और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं तो उनके लिए आपको करेक्ट भी करना पड़ेगा डेटा को। तभी आप कह सकेंगे कि हाँ, इंडियन सोसाइटी इंटॉलरेंट हो रही है। तो पहले अगर आप रिलेटिव टर्म्स में देखें कि क्या बाकी मुल्कों के मुकाबले ज्यादा इंटॉलरेंस है। मैं अमेरिका में हूं, यहाँ अक्सर दंगे हो जाते हैं, पिछले साल भी हुए थे। इंपेरिकली मुझे ऐसा नहीं लगता यूएस में रहते हुए कि इंडिया में इंटॉलरेंस यहां से ज्यादा या बाकी दुनिया से ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा, हिस्ट्री या माजी से अगर आप कंपेयर करें तो आप कहते हैं शायद शायद बढ़ रही है, लेकिन यकीन से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 2002 के बाद कोई बड़ा मजहबी दंगा नहीं हुआ भारत में। हमेशा ऐसा लगता है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लगता जरूर है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या सही में ऐसा है? आप मानिए कि 30 साल पहले 1990 में किसी ने कहीं किसी गांव में केरला में किसी को लिंच कर दिया, केरला इंडिया के साउथ में। आपको कैसे पता चलता 30 साल पहले? ना सोशल मीडिया था, ना स्मार्टफोन्स। लोग रीजनल न्यूज़पेपर पढ़ते थे और आगे बढ़ जाते थे। तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से ऐसा लगता है
यूएस में भी, इंडिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूके में भी, पाकिस्तान में भी कि इंटॉलरेंस बढ़ रही है, उसका कारण है सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स। चाहे सच हो या डॉक्टरेट, अजीब अजीब वायलेंट से वीडियोस सबके पास तुरंत पहुंच जाते हैं। और शायद ऐसा हमेशा से ही था। शायद हमारी सोसाइटीज हमेशा से ही वायलेंट और बेहिस रही हैं। नहीं कह सकते, बट ये नहीं कह सकते कि अभी बढ़ा है। तीसरा मैं ये कहूंगा कि मुझे खुद बहैसियत एक हिंदुस्तानी कुछ फर्क तो सही में महसूस होता है, लेकिन ये फर्क रिलीजियस इशू नहीं है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। जैसे पहले से अगर कोई कोई बायसेस लिए अपने अंदर घूम रहा है, अपनी जिंदगी काट रहा है, अब यकायक उसके मोबाइल पे भड़का देने वाला कोई वीडियो आ जाता है, तो एनवायरनमेंट अपने आप चार्ज हो गई। पुलिस के लिए बहुत बड़ा मसला है सोशल मीडिया। इस पे इंडिया में काम, इसीलिए शायद चाइना में सोशल मीडिया ही बैंड है। इंडिया में कितने लिंचिंग केसेस हुए जहां हिंदुओं ने मुसलमानों को लिंच किया, मुसलमानों ने हिंदुओं को, मुसलमानों ने मुसलमानों को और हिंदुओं ने हिंदुओं को। तो सिर्फ उन इंसिडेंट्स को उठाना जो आपके खुद के एजेंडा को हवा दे, ये गलत है। तो जेएनयू में एक प्रोफेसर है आनंद रंगनाथन। जेएनयू एक इंडिया की प्रीमियर यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में जी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और ये तो लेफ्टिस्ट यूनिवर्सिटी है। तो वो आनंद रंगनाथन जो है प्रोफेसर वहां पे, उन्होंने ट्विटर पे एक डेटाबेस बनाया लिंचिंग नैरेटिव को काउंटर करने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं कि लिंचिंग बढ़ रही है इंडिया में, ये डेटा सेट है। उन्होंने कुछ 250-300 केस उस पर लिस्ट किए हैं, ट्विटर पे है, ऑनलाइन है, हर कोई देख सकता है, उसको ऑडिट कर सकता है, उसको चैलेंज कर सकता है अगर वो गलत हो तो वो अगर आप देखें तो ऐसा लगता नहीं कि केसेस एक तरफा ही इनटॉलरेंस एक ही सेक्शन से बढ़ रही है। और आप रैशनली एक थॉट एक्सपेरिमेंट करके खुद सोचें। अभी हम बैठे अगर और खुद से एक एक्सपेरिमेंट करें, मान लीजिए कि इनटॉलरेंस एक सेक्युलर से किस्म का कीड़ा या वायरस है, हवा में है, और ये सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर इन्फेक्ट करता है, और इन्फेक्शन रेट है 10%। तो मान ले हिंदुस्तान में 100 ही लोग हैं जिनको ये 10% इन्फेक्शन हो जाता है इंटॉलरेंस का। अब 100 में से 80 मान लो हिंदू हैं, 20 मुसलमान हैं, तो इस वायरस के चपेट में 8 हिंदू आ गए और 2 मुसलमान, तो इन 8 हिंदुओं ने जाके 8 मुसलमानों का लिंचिंग कर दी, 2 मुसलमानों ने आके 2 हिंदुओं की लिंचिंग कर दी। तो अगर सिर्फ इनटॉलरेंस सब में बराबर भी है, तो भी आपको ऐसा लगेगा मैथमेटिकली ऑब्जेक्टिवली कि मुसलमानों की लिंचिंग हिंदुस्तान जैसे देश में शायद 4 गुना ज्यादा हो रही होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। आप नंबर देखें तो बराबर बराबर है। तो लिंचिंग किसी की भी कहीं भी बुरी है, मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लेकिन लेकिन अब आपको फिर मुश्किल सवाल पूछने पड़ेंगे। अब आपको अगर दोनों साइड के नंबर बराबर हैं, तो ये तो कुछ और ही पिक्चर प्रेजेंट करता है। ये आप कह सकते हैं कि हो सकता है हिंदुओं में अब इंटॉलरेंस बढ़ रही हो, बट फिर आपको ये भी कहना पड़ेगा कि ऐसा लगता है कि मुसलमानों में पहले इंटॉलरेंस ज्यादा थी। तो अगर आप डेटा देखें और एनालिसिस करें तो फिर मुश्किल मुश्किल सवाल राइज करते हैं। तो इसके लिए आप वो वही आनंद रंगनाथन साहब की अगर अगर ट्विटर थ्रेड देखें, और लोगों ने भी काम किया, तो उस पे काफी आई ओपनिंग है वो। तो अच्छा, जी 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 प्लीज। हाँ, तो मैं ये कहूंगा इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मेन ये है कि इसका इसका जवाब मैं वो नेति नेति प्रिंसिपल से देता हूँ। एक एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी है नेति नेति, व्हिच मींस नीदर दिस नॉर दैट। जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब करें और वो मुश्किल हो, तो आप कहते हैं अच्छा ये चीज ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, तो जो बचता है वो वही होती है। तो अगर आप इससे देखें तो कुल मिला के जो चीज बचती है, हमारे लॉज तो सेक्युलर है, बात वहीं खत्म। अब आपकी जिम्मेवारी है उन लॉज की हिफाजत कीजिए और एनफोर्स कराइए। फ्रिंज पे बैठे एक दो अजीब लोग तो क्या पता क्या कह देंगे। कभी कभी खुद पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स के कम्युनल बयान आते हैं, ये बीजेपी से भी आते हैं, कांग्रेस से आते हैं, और रीजनल पार्टी से भी आते हैं। हैरानी यह है कि लेफ्ट से भी आते हैं, लेफ्ट जो कि कम्युनल इन थियरी होने ही नहीं चाहिए। तो मुझे हिंदू भी, मुसलमान भी, हर कोई, हर तरफ से कमेंट्स आते हैं। लोग बाय एंड लार्ज इंडिया में सेक्युलर है। मुझे चिंता तब होगी जब मेरे देश के लॉज को कोई चेंज करने की कोशिश करे, या उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करे, या पुलिस और जुडिशरी साइड लेने लगे। अभी मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं हो रहा, और इंस्टीट्यूशंस प्रोग्रेसिव और सेक्युलर है। तो इंडिया की प्रॉब्लम दो है, अमीर और गरीब में बढ़ता फर्क, और लॉ एंड ऑर्डर। इंडिया इतना डाइवर्स है कि गरीब, एक हिस्से का गरीब दूसरे हिस्से के गरीब का कल्चर ही अलग है, वो अलग भाषा, खाना, बोली, पहरावा, वो यूनाइटेड हो ही नहीं सकते।
तो यूनाइटेड नहीं होंगे तो पॉलिटिकली पावर नहीं ले सकते गवर्नमेंट से। तो उसकी सिचुएशन तभी ठीक होगी जब मेजोरिटी के लिए कन्वीनियंट होगा। तो मुझे लगता है कि आपने एक डाइवर्स ग्रुप के लोगों को अगर एक ही रंग में पिरोना है तो मजहब के बजाय गरीबों को पिरोएं, ना कि रिलीजियसली मोटिवेटेड होके। जी अच्छा, अभी जो है धर्म संसद जो हुई, जी उसमें बड़ी इन्फ्लेमेटरी जो है स्पीचेस की गई, प्रोवोकेटिव स्पीचेस की गई, जी और उसके खिलाफ जो है कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ। जिन लोगों ने वो तकरीरें की, उसको कैसे देखते हैं आप? जी, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। तो धर्म संसद हुई हरिद्वार में, करीबन आई थिंक दिसंबर में हुई थी, तो 1 महीना हो गया उसको। तो मैं फॉलो कर रहा हूँ इस चीज को बड़े क्लोजली कि क्या होता है। लेकिन आप ये देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं हुई कार्रवाई। आई थिंक कल या परसों उन्होंने अरेस्ट किया, एफआईआर करके अरेस्ट किया। बट आप ये देखिए अरेस्ट किसे किया उन्होंने। अभी आपने न्यूज पढ़ी होगी कि एक सैयद वसीम रिजवी है इंडिया में, जो कि उन्होंने वो मुसलमान से हिंदू बन गए, उन्होंने अपना नाम जितेंद्र नाथ त्यागी रख लिया। तो अगर बीजेपी ऐसा चाहती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा मुसलमान कन्वर्ट होके हिंदू बने, तो जो उनका जो लीडर है एक तरह से सैयद है खुद, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और वो शिया वक्फ बोर्ड के हेड थे, वो हिंदू बन गए और आप उन पे केस कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि उनको यूज करके और मुसलमानों को हिंदू बनाएं, तो फिर आपका तो एजेंडा ये नहीं है, उनको तो आपको नहीं अरेस्ट करना चाहिए। तो उनको अरेस्ट किया ही इसलिए गया है कि उनका सही में इसके पीछे कुछ हाथ रहा होगा, क्योंकि धर्म संसद में थे और उन्होंने इन्फ्लेमेटरी बयान देने के पीछे उन्होंने डॉक्यूमेंट किए थे और उन्होंने शायद कुछ बोला भी था। तो वो तो अरेस्ट कर लिए गए हैं कल या परसों। अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उसमें लोग तो बहुत थे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बुरा साइन है। अरेस्ट होने चाहिए, करीबन दर्जनों लोग अरेस्ट होने चाहिए, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अरेस्ट ही नहीं, उनको जेल होना चाहिए काफी लंबे टाइम के हम्म। तो इस तरह का एक बहुत ही मशहूर बयान जो है वो अकबरुद्दीन अवैसी ने भी कुछ साल पहले दिया था, लिए। जी 2012 में शायद। जी उन्होंने जब वो कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, फिर पता चलेगा हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो, जी फिर जी पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। जी जी। तो तो ये बयान दिया था। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? कोई नहीं होगी, आई थिंक थोड़े दिनों के लिए जेल गए होंगे, अगर गए होंगे तो। मैंने फॉलो नहीं किया। देखिए प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम ये है कि, और इसमें मेरी भी गलती है कि ऐसे बयान दोनों तरफ से आते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मुसलमानों की तरफ से, हिंदुओं से भी आते हैं। ये इंटेलिजेंस, सुंदरता, और थोड़ी कुछ हद तक अगर आप किताबी फंडामेंटलिज्म हटाएं, तो जस्ट नेचुरल नेचर में जो फंडामेंटलिज्म, वो तो सब में बराबर होगा। किताबों को साइड में रखते हैं, उससे शायद बायस आ जाए। तो अगर सब में बराबर है तो हर कोई ऐसा कह रहा है, तो हिंदू का रिएक्शन क्या होता है कि क्योंकि एक बीजेपी से पहले एक यूनाइटेड हिंदू कॉन्शियसनेस थी, बट सब टेरेनियन थी, ये मेरा मानना है। मुझ में भी सब टेरेनियन बहुत, कि भाई हाँ मैं हिंदू हूं, बट स्लीव पे नहीं पहनता अपनी हिंदूनेस। तो वो लोग ऐसे कमेंट सुनते हैं, हंसते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कि यार क्या मजाक जोक सुना दिया। तो वो उसको फॉलो नहीं करते कि यार इस बंदे को जेल में डालो, इसको ये करो, इसके साथ ये करो। तो इसलिए अजीब बात है कि ये कमेंट सुना मैंने, मुझे दुख के बजाय इस पे हंसी आई और मैंने इसको फॉलो नहीं किया। तो मुझे इस बारे में पता नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत, ये तो बड़े आम कमेंट है जी। यूपी में इतने इतने मौलाना खुलेआम भाषण देते हैं मोदी के अगेंस्ट, योगी के अगेंस्ट, लेकिन वो है खुलेआम घूम रहे हैं। किसी वो हिंदू ने भी किया था, वो भी केस आपने सुना होगा, उसको तो जेल में डाल दिया था, कमलेश तिवारी को, फिर उसको किसी ने मार दिया क्योंकि उसके अगेंस्ट फतवा आ गया था। तो ये केस है। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि क्योंकि हिंदूज उस तरह से यूनाइटेड नहीं है, तो वो केसेस को एक ऑर्गेनाइज तरीके से परस्यू नहीं करते। आपने सर फसादात की बात की कि गुजरात के बाद जो है कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ था, लेकिन उस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं थी यूपी में। जी मतलब इतना शायद बड़ा नहीं था वो। जी हाँ, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बड़ा, देखिए दंगा चाहे छोटा भी हो, लोग तो अपने हम्म। घर से जाते ही हैं और बुरा तो है ही। तो हुआ तो था, नो डाउट। हम्म। लेकिन हाँ, बड़ा बड़ा दंगा नहीं हुआ उस हिसाब से। अब देखिए कितने साल हो गए, 20 साल हो गए करीबन। और ये नहीं है कि, इस पे मुझे और एक बात कहनी पड़ेगी कि लोग ये कहते हैं कि भाई बीजेपी और आरएसएस पोलराइजेशन कर रही हैं। तो सवाल सवाल ये है कि पोलराइजेशन किसकी?
मुझे लगता है कि पहले हिंदू को समझना चाहिए, और पाकिस्तान में शायद इसको बहुत, क्योंकि चाहे हिस्ट्री और कैसे बहुत अच्छे से शायद नहीं समझते। मैं हिंदू हूं, मैं महीनों मंदिर नहीं जाता, शायद मुझे 2 साल हो गए मंदिर गए, लेकिन जब मेरा जाना होगा मंदिर, तो मैं उतने ही मन से दिल्ली के अक्षरधाम में भी जाऊंगा, जितने मन से कर्नाटका के महाबलेश्वर में, या फिर पुरी में, उड़ीसा में पुरी के मंदिर में। तो हालांकि मैं वहां के लोगों की भाषा भी नहीं बोलता, ना समझता, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं एक्सप्लिसिटली अपना रिलीजन अपनी स्लीव पे नहीं पहनता। वो है, ऐसा है मेरा रिलीजन। मेरे मेरे पिताजी का भी ऐसा ही है, मेरे दादाजी का भी ऐसा ही था, कि वो है, लेकिन मेरे इतने नजदीक है कि वो बाहर किसी को दिखाई नहीं देता, वो मेरे अंदर है, सतह के नीचे, और मैं इसमें कंफर्टेबल हूं पूरी तरह से। इस तरह का जो एहसास है कि हिंदुइज्म का इजहार किए बिना हिंदू होना, यहाँ वास्ट मेजोरिटी ऑफ हिंदू, यहाँ मैं कहूंगा 95% ऑफ हिंदू ऐसे ही हैं, पहले भी ऐसे ही थे। तो अब जब मेरे ज्यादातर दोस्त भी ऐसे हैं, एक हिंदू कॉन्शियसनेस है तो इंडिया की बाउंड्रीज में हजारों सालों से एग्जिस्ट करती है, लेकिन सतह के नीचे, जैसे मैंने कहा। अब आते हैं बीजेपी पे, तो इन्होंने ये जो सबटेरेनियन आइडेंटिटी है, इसको मेन स्ट्रीम किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो इन्होंने इसको ऊपर लाए हैं सतह के ऊपर। अब ये ना तो अच्छा है ना बुरा है, ये बस है। आप इसके बारे में कह सकते हैं कि एक रियलिटी है। इस आइडेंटिटी को सरफेस पे आने का फर्क सोसाइटी पे पड़ेगा ही, बिल्कुल पड़ेगा। आप सोचें 30 साल पहले जब कश्मीर से पंडितों को मार काट के निकाला गया, वो हिंदू थे, हिंदू देश में। अब सोचें आप सिंध में उमेरकोट से, उमेरकोट में हिंदू है, हिंदू राजा है, सब मुसलमानों को मार के निकाल दें वहां से, तो क्या रिएक्शन आएगा पाकिस्तान से? सोचें इंडिया में हिंदुओं से क्या रिएक्शन आया था? पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई रिएक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी सतह के नीचे थी। लोग देखते हैं, श्रग करते हैं, दे जस्ट मूव ऑन। तो अब अगर ऐसा होगा, बीजेपी ने ये किया है, पोलराइजेशन एक हुई है, लेकिन वो इंप्लाइड बेसिस पे हुई है। उन्होंने ऐसा किया कि अगर दोबारा ऐसा कभी हो, मुझे ये डर है कि रिएक्शन आएगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये जो आइडेंटिटी इन्होंने ऊपर लेके आए हैं, ये कंस्ट्रक्टिव रहे और डिस्ट्रक्टिव ना हो। जी, उस जमाने की एक वीडियो मैंने देखी, जिसमें एक बिट्टा कराटे नामी एक मिलिटेंट था, जी, जिसने एक उसको मारा था, पंडित को। तो उससे पूछा कि भाई आपने क्यों मारा? उसने कहा कि जी मुझे हुक्म मिला था। ये वीडियो अब भी मौजूद है। तो मुझे ऑर्डर दिया गया था। तो उसने कहा जी आपको जो भी ऑर्डर दिया जाता था, आप उसको इम्प्लीमेंट करते थे या सवाल नहीं करते थे कि भाई क्यों मारना है उसको? तो क्या उसने कहा जी मैं तो जो ऑर्डर मुझे मिलता था मैं उसको इम्प्लीमेंट कर देता था। तो उसने कहा अगर आपको ये ऑर्डर मिलता कि अपनी माँ को मार दो, तो क्या तुम मार देते? उसने कहा हाँ, मैं अपनी माँ को भी मार देता। ओह माय गॉड, ये मैंने नहीं देखा, बट ये देखना चाहूंगा मैं। अच्छा सर, आप जो है टू नेशन थ्योरी को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में जो लोग टू नेशन थ्योरी पे यकीन रखते हैं, मजे की बात यह है कि वो भी हिंदुत्व को जरूर क्रिटिसाइज करते हैं। जी जी, तो अब ये अजीब, मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल है। अब खुद सोचें कि जब मेरे इतने दोस्त हैं जो अलग अलग मजहबों से हैं, और जब हम सब प्यार से रहते हैं हिंदुस्तानियों की तरह, इनफैक्ट मेरा एक जो मेरे आईआईटी में मेरे मुसलमान दोस्त थे, उनमें से एक तो जब ये अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये स्टेटमेंट आई, तो उसने बोला यार इसका एड्रेस, वो मुसलमान है, मेरा दोस्त है, आईआईटी में था, कि मुझे लगता है सबसे पहले अगर पुलिस नहीं होगी मुझे इसकी पिटाई करके आनी पड़ेगी, वो मुसलमान है। तो लोग, हम एक तरह हिंदुस्तानियों की तरह रहते हैं। मैं कैसे मान लूं कि टू नेशन थ्योरी ठीक है? क्योंकि अगर टू नेशन थ्योरी ठीक है तो फिर मेरी एग्जिस्टेंस खराब है, गलत है। तो मैं तो क्या, कोई भी नहीं मानेगा 21वीं सदी में कि इस थ्योरी को तो तारीख ही झुटला चुकी है, मेरे ख्याल से। बहुत आसान है, और ये डिबेट्स, और अगेन मुझे डेटा एनालिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। आप बड़े ऑब्जेक्टिवली इसको सेटल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स देख लें, इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स नहीं कि कौन कितने लोग आ रहे हैं, वो नहीं, इमिग्रेशन ही, एमिग्रेशन, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं। आप एमिग्रेशन रिकॉर्ड्स देखें, ये देखें कि इंडिया से कितने मुसलमान पाकिस्तान जा रहे हैं तंग होके, और पाकिस्तान से कितने हिंदू या मुसलमान, कितने लोग छोड़े, हिंदू छोड़े, कितने मुसलमान ही ले लें आप, कितने मुसलमान ख्वाहिश रखते हैं इंडिया आने की। एक अनोनिमस सर्वे करा लें ऑनलाइन, जिसमें लोगों का चेहरा ना आए, उनका नाम छुपा हो। कितने अहमदी, कितने बलोच, कितने पाकिस्तानी ये कहेंगे कि हाँ हमें
इंडिया जाने की ख्वाहिश है। तो इंसान के लिए उसके बच्चे, उसकी जानो माल सबसे करीबी रिश्ता है। मेरे गांव से गांव से कोई शहर जाए, गरीब देशों से अमीर, इंडिया से कितने मुसलमान पाकिस्तान गए? ये स्टेटमेंट मैं लाइटली नहीं कह रहा, क्योंकि सब सवालों का जवाब सिर्फ सिर्फ एक इस सवाल में है। ये कोई फैशन तो नहीं है, बच्चों की कोई कुर्बानी नहीं देता। अगर भारत में इतना बुरा होता तो ट्रेन भर भर के मुसलमान यहां से पाकिस्तान जा रहे होते। दूसरी बात ये कहूंगा कि ये शायद बुरी लगे, लेकिन मैं बुरे मन से नहीं कह रहा, कि देश में दो ही चीज होती है, कि एक तो उसको आपने आइडेंटिटी क्या दी, दूसरा मुल्क से मोहब्बत। ये कहा जाता है सारी दुनिया में, अमेरिका में भी, कि मुल्क से मोहब्बत जो है, मोहब्बत जो है वो आर्म्ड फोर्सेस में यानी आर्मी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। आप इमिग्रेशन में ये भी चेक कर लें कि कितने परसेंटेज ऑफ इंडियन आर्मी ऑफिसर्स इंडिया के बाहर सेटल्ड है और कितने परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स बाहर सेटल्ड है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक, जिनके लिए पाकिस्तान एक पनाहगाह होना चाहिए था, वो पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं है भारत से, और जो मुहब्बे वतन आर्मी है, जिसे पाकिस्तान को पनाहगाह बनाना था, उसके अफसर पनाह कहीं और तलाश रहे हैं। तो अगर आप इन दो पैमानों पे देखें कि गरीब मुसलमान क्या इंडिया से पाक जाना चाहता है और अमीर पाकिस्तान को छोड़ के क्या अमेरिका आना चाहता है, तो फिर तो टू नेशन थ्योरी की बुनियाद ही गलत हो गई। मैं बांग्लादेश वाली आर्ग्यूमेंट तो दे ही नहीं रहा, क्योंकि उस पर बहुत बात हो चुकी है। एक और बात कहूंगा कि आइडेंटिटी की बुनियाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले से मुझे काफी इंपॉर्टेंट बात लगती है, ये थोड़ी फिलोसफिकल सी है, कि आइडेंटिटी की बुनियाद होनी चाहिए इंक्लूसिविटी, इकट्ठे साथ आओ, ना कि एक्सक्लूसिविटी कि हम अलग रहेंगे। अगर आप एक्सक्लूसिविटी पे इंसिस्ट करेंगे तो हम आपसे अलग हैं और साथ नहीं रह सकते। तो ऐसी एक्सक्लूसिविटी पे चलते चलते आप चलें और उसकी तह तक जाएं, तो उसकी हद तो यह है कि एक अकेला इंसान रह जाएगा, हिंदू के साथ नहीं, फिर शिया के साथ नहीं, अहमदिया के साथ नहीं, इसकी शक्ल ठीक नहीं रही लग रही, इसके साथ नहीं, आखिर में आप एक अकेले रह जाएंगे, क्योंकि डिवीजन तो एक पे आके रुकेगी और मल्टीप्लाई आप कितना भी कर सकते हैं। और मजे की बात यह कि शायद आप एक पे आके भी ना रुके, फ्रैक्शंस भी अवेलेबल है। मैंने कोई न्यूज पढ़ी थी कि एक बच्चे से गलती से कुरान का कोई पेज फट गया था, तो उसने अपने गुस्ताख हाथ को काट दिया और लोगों ने इसकी तारीफ की। तो आप सोचें, अगर आप एक्सक्लूसिविटी पे जाएंगे तो आप फ्रैक्शंस रह जाएंगे। अगर आप इंक्लूसिविटी की बात करेंगे तो बुनियाद बनाएं उसको, अपने डिफरेंसेस के बजाय पीस पे चलें। आप कहें कि हाँ, हमें तुमसे इख्तिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद हम सुकून से रहेंगे, तुम भी हो हम भी हैं, यही रहेंगे, ठीक है। तो मैं ये मानता हूं, मैं नहीं मानता टू नेशन थ्योरी का, लेकिन फिर अब बात यह है कि मैं नहीं मानता अमेरिका की बुनियाद को भी। जैसे अमेरिका बना वो ठीक तो नहीं था, कैसे यहाँ के नेटिव्स को खत्म किया गया और कैसे यहाँ पे आके बस गए ये लोग, लेकिन बावजूद उसके अब अमेरिका है। अब मैं यही चाहूंगा कि यहाँ पे अमन रहे, ये मुल्क तरक्की करे, और ऐसा ही मैं पाकिस्तान के बारे में चाहूंगा। बुनियाद चाहे कुछ भी हो, अब तो पाकिस्तान है, अमेरिका है, इन्हें रहना चाहिए और तरक्की करनी चाहिए। इस नजरिए से देखता हूं मैं टू नेशन थ्योरी को। अच्छा सिद्धार्थ जी, टू नेशन थ्योरी के हवाले से बांग्लादेश की जो क्रिएशन थी उस पर भी बड़ी डिबेट होती है, और आज पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश के बनने से टू नेशन थ्योरी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब बांग्लादेश बन चुका था उसके बाद उसको रिकग्नाइज करने का मसला था पाकिस्तान में, गवर्नमेंट की कोशिश थी कि उसको रिकग्नाइज कर लिया जाए ताकि हालात नॉर्मल हो और प्रिजनर्स ऑफ वार जो हैं वो वापस आ सकें। तो उस वक्त यहाँ एक मूवमेंट चली थी, बांग्लादेश नामंजूर तहरीक। उसमें उनका आर्ग्यूमेंट सबसे बड़ा यही था कि इस तरह दो कौमी नजरिया खत्म हो जाएगा, कश्मीर पे हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल निगेट हो जाएगा। आप कैसे देखते हैं इसको? बांग्लादेश, मैं तो इसको वैसे देखता हूं कि जो इन्होंने बोला, इनकी दलील एकदम ठीक थी कि अगर आपने रिकग्नाइज किया, आप रिकग्नाइज ना भी करें, दुनिया ने रिकग्नाइज किया, उन्होंने खुद निकल गए वो आपसे, वो 51 या 52% थे पाकिस्तान का। तो जो पाकिस्तान था 1947 में बना, वो तो आज बांग्लादेश है, और वो रिलीजन की बुनियाद पे ही आपके साथ नहीं रहे। दूसरा, तो मैं तो कहूंगा बिल्कुल ठीक है उनकी दलील कि बांग्लादेश होने की वजह से अगर आप रिकग्नाइज करें, इस बात से डिसएग्री करता हूं कि उसे रिकग्नाइज करने की वजह से आप टू नेशन थ्योरी में यकीन नहीं करते।
कि टूट जाएगी। टू नेशन थ्योरी तो टूट गई उनके बनते ही, चाहे आप रिकॉग्नाइज करें या ना करें। और ये मजे की बात ये है कि जो साहब ये दलील देते हैं उनमें से एक प्रोमिनेंट नाम है औरिया मकबूल जान का, जी हाँ, आप शायद उनको जानते मैंने, हो। जी जी, वो उन्होंने खुद एक जगह लिखा है कि इस वक्त 2 करोड़ बांग्लादेशी जो हैं वो भारत में काम कर रहे हैं। जी तो इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों का एक मुस्लिम मुल्क से, अगर हम उसको मुस्लिम मुल्क भी कहें, जी और उसका इंडिया में जाना बजाते खुद, क्या ये टू नेशन थ्योरी की नेगेशन नहीं होगी? बिल्कुल, बिल्कुल होगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल होगी। बांग्लादेश के हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। बिल्कुल होगी। अब आप देखें कि बांग्लादेश, वही बात है कि बांग्लादेश में अगर आप देखें क्या कारण है कि ये देश बांग्लादेश, इंडोनेशिया, टर्की भी कुछ समय पहले तक ये तरक्की पसंद थे और तरक्की कर रहे थे। कुछ तो है। हमें हमें एक अगर इंडिया से नहीं सीखना तो कम से कम उनसे ही सीख लें। और टू नेशन थ्योरी पे अगर आपने किताब देखी हो चौधरी खलीकुज़्ज़मान की, वो टॉप के लीडर थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, और फिर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले कन्वीनर और फिर पहले प्रेसिडेंट रहे। तो उन्होंने टू नेशन थ्योरी पे तनकीद की है, क्रिटिसिज्म किया है, और वो ये कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी जो थी वो इंडिया के मुसलमानों के लिए वो बड़ी इंजूरियस साबित हुई, मुज़र साबित हुई, और जी उससे बहुत बैड ब्लड पैदा हुआ दोनों कम्युनिटीज के दरमियान। तो इस तरह की चीजें भी जो खुद तहरीक पाकिस्तान के लीडर्स थे उन्होंने ये बातें की हैं। जी और जिन्ना साहब ने खुद सर 1947 में मई में माउंटबेटन को कहा था कि पंजाब को मत तकसीम कीजिएगा और इसी तरह बंगाल को मत तकसीम कीजिएगा। एक पंजाबी जो है वो पंजाबी पहले होता है, हिंदू या मुसलमान बाद में होता है। जी इसी तरह एक बंगाली पहले है, वो हिंदू या मुसलमान बाद में है। तो ये जी भी तो टू नेशन थ्योरी की नेगेशन नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी देखिए, जिन्ना साहब की मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ क्योंकि जो उन्होंने अचीव किया, लेकिन बड़ी अजीब बातें भी हैं कि उनकी खुद की कही हुई स्टेटमेंट्स में साल दर साल छोड़ दें आप, जनवरी में और अप्रैल की कही हुई बातों में जितना फर्क है, ये लगता ही नहीं कि एक ही इंसान ने ये बातें कही। या तो उनके कोई स्टेनोग्राफर या कोई बीच में धांधली कर देते थे, बदल देते थे स्पीच या कुछ और। लेकिन उनकी स्पीचेस ऐसे लगती हैं कि कुछ स्पीचेस लगती हैं कि एकदम सेक्युलर इंसान ने लिखी हैं, कुछ स्पीचेस लगती हैं कि किसी बहुत रिलीजियस माइंडेड ने, तो बहुत कंफ्यूजन है इन चीजों में। अच्छा, आखिर में ये तो ये बताइएगा कि आपके वहाँ जो पाकिस्तानी दोस्त हैं वो क्या क्या उनके विचार हैं, क्या सोचते हैं वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से। और उसके बाद फिर मैं आईआईटी के बारे में पूछूंगा। आपने जी भी चूंकि आईआईटी से तालीम हासिल की, इन दोनों जो है क्वेश्चंस इन पे जरा बताइएगा। जी जी मुझे लगता है कि जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं उनमें से देखिए काफी खुल के बात होती थी हमारी, क्योंकि होता क्या है कि इंडियन पाकिस्तानी जब मिलता है बाहर, तो अगर आप एक दो महीने से एक दूसरे को जानते हो, बड़े गार्डेड तरीके से मिलते हैं कि एक दूसरे को पहचान के कि भाई किस तरह बुरा ना मान जाए, जैसे नया नया रिश्ता बनता है। कई सालों से जब आप किसी को जानते हैं तो बहुत खुल के डिटेल में बात होती है। तो उनको बेसिकली शुरू में मायूस थे, उन्हें इमरान खान से बहुत होप थी। ये भी वो मानते हैं कि देश का जो ये जागीरदार टाइप का जो सेटअप है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास से देश को बहुत फायदा होता है। वहां पे पाकिस्तान में क्योंकि मिडिल क्लास छोटी है और बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं और गरीब लोग हैं, तो उनको लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है। और उन्हें ये लगता था कि जैसे जैसे दिल्ली में केजरीवाल से कुछ लोगों को होप थी, वैसी ही होप मेरे पाकिस्तानी दोस्तों को इमरान खान से थी। लेकिन वो काफी डिसएन्चेंटेड हुए हैं। अगर मैं पिछले 6-7 महीने की बात करूं, 1 साल की बात करूं, कि क्योंकि जो अफगानिस्तान पे इनका बयान था, जो यूएस से हटके चाइना की तरफ जाना, जो ये सब था, तो इससे वो काफी डिसएन्चेंटमेंट है जो यहाँ पे एनआरआई तबका है, सॉरी एनआरपी, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, कोई टर्म एग्जिस्ट करती हो तो वो खुश नहीं है अभी। लेकिन उन्हें एक टाइम पे इमरान खान से बहुत होप थी। तो उनका अफगानिस्तान पे जो बयान था वो यही था ना कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। जी,
उनका उनका बिल्कुल यही था। तो उनका कहने का मतलब ये था, देखिए जो यहाँ पे पाकिस्तानी आए काफी रोशन ख्याल टाइप के लोग हैं। उनको उनको उनका नेचुरल सवाल ये है कि ठीक है, अगर कोई चीज अफगानिस्तान के लिए ठीक है तो वो कोई चीज पाकिस्तान के लिए ठीक क्यों नहीं है। और ये सवाल का जवाब से सबको डर लगता है कि अगर वहां तालिबान तो यहाँ तालिबान में क्या प्रॉब्लम है, अगर ये इतनी अच्छी चीज है तो आई थिंक ये वो ऐसी चीज है जिससे वो कंफर्टेबल नहीं है। वो चाहते हैं कि इमरान खान तालिबान पे और तनकीद करे और उनको फ्री रेन ना दे। तो ये तो मसला अब हमारे लिए बहुत संगीन मसला बन गया है कि हमें अफगान तालिबान अच्छे लगते हैं लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान अच्छी नहीं लगती। वो हमें दहशतगर्द लगते हैं, टेररिस्ट लगते हैं। जी जी। और ये एक बहुत बड़ा मसला है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अगर सोचें देखिए कितनी अजीब बात है। इसलिए मुझे लगता है हिस्ट्री साइकिल्स में चलती है। अगर आप 1000-1500 साल पहले चले जाएं तब भी यही होता था कि बाबर तो समरकंद से था, उज्बेकिस्तान में। अहमद शाह अब्दाली तो हेरात में अफगानिस्तान से था। मोहम्मद गजनी, जो महमूद गजनी, गजनी से था, अफगानिस्तान से। तो वहां से लोग आते थे, मुल्तान लाहौर को लूटते थे, फिर दिल्ली को लूटते थे। वही अभी भी है, उज्बेकिस्तान से और अफगानिस्तान से 1000 साल हो गए, लेकिन ये जो चीजें चल रही हैं तो इसको आई थिंक किसी स्टेज पे टैकल करना पड़ेगा। और इसका टैकल करने का तरीका ही एजुकेशन है। और एजुकेशन नहीं होगी जब तक आपकी मिडिल क्लास नहीं होगी। मिडिल क्लास तब तक नहीं होगी जब तक आप लैंड रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये लगता है। अच्छा, अब्दाली जो है, अब्दाली तो कंधार से आया था ना? अब्दाली, मुझे ऐसा लगता है कि अब्दाली हेरात से था पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, बट चेक करना, मैं चेक करूंगा। हाँ, लेकिन जो जो उनका जो था ना कैपिटल, वो तो कंधार में था। और जी उनके बारे में कहते हैं कि वो जदीद अफगानिस्तान जो है, जो मॉडर्न अफगानिस्तान, उसका फाउंडर वही था। जी। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जी इनको बड़ी एडमिरेशन से देखा जाता है वेस्ट में भी। मैंने एक वीडियो देखी थी, ऑस्ट्रेलिया की थी शायद या कहाँ की, जिसमें बड़ा ये कहा गया था कि भाई अमेरिका जो है कौन सी चीज कहाँ से इंपोर्ट करता है। जी विस्की वो स्कॉटलैंड से लेता है, और ब्रेन पावर जो है वो इंडिया से लेता है। जी। तो क्या रोल है आईआईटीज का, और किस तरह से जो है इसने फायदा पहुंचाया है इंडिया को? और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये ब्रेन ड्रेन का भी बहुत बड़ा सोर्स है। बहुत से लोग आईआईटी से पढ़ के जो है वो वेस्ट में चले जाते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, और फिर वो वापस नहीं आते। जी जी। तो इसमें पहले दूसरे वाले सवाल को ले लेते हैं। ब्रेन ड्रेन वाला तो मुझे कोई बड़ा इशू लगता नहीं, क्योंकि जैसे अक्सर बोला जाता है दुनिया आजकल ग्लोबल विलेज है। तो अगर आपके पास अगर आपके पास मैं ब्रेन इन द ड्रेन, एक स्टेटमेंट है, ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन इन द ड्रेन। तो मैं ये कोई बेइज्जती करने या वैसे नहीं कह रहा कि भाई ड्रेन है अगर इंडिया में रह जाए तो आप, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक मुहावरे की तरह एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन असल में क्या है, मान ले आपने एक देश ऐसा है कि उसके पास इंजीनियर्स की फैक्ट्री है और उसने 10,000 इंजीनियर बना दिए, और देश में इंजीनियरिंग की जॉब है 1,000, तो 9,000 क्या करे? वो 9,000 बैठ के फल फ्रूट की रेडी लगाए, या ये बेटर है कि वो 9,000 लोग आके अपने स्टार्टअप्स करें, जो कि आजकल इंडिया में बहुत हो रहे हैं, या अमेरिका आए, यूरोप जाएं, यहाँ पे कंपनीज में जॉब करें और फिर रेमिटेंस भेजें इंडिया में। तो इंडिया की रेमिटेंसेज आजकल बहुत ज्यादा है। आई थिंक 500 बिलियन डॉलर से भी शायद ज्यादा है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मुझे तो नहीं लगता है ब्रेन ड्रेन कोई बुरी बात है, क्योंकि आपको हैरानी होगी मेरे कितने दोस्त हैं मेरे जैसे जो यहाँ आए, यहाँ पे जॉब की, जिन्होंने यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ी, यहाँ के ग्रीन कार्ड छोड़े और इंडिया में जाके स्टार्टअप कर रहे हैं। तो जहां आपको सीखने की का मौका मिले वहां से आपको सीखना चाहिए। और अगर आप कुछ इस लायक बन जाए कि देश का फायदा करें तो वापस जाए और करें। कर रहे हैं लोग। मेरे ही 5-6 दोस्त ऐसे हैं मेरे बैच के हु हैव द ऑप्शन ऑफ बीइंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उनकी क्वालिफिकेशन ऐसी हो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से इंडिया में काम कर रहे हैं। तो ये तो मैं इस दलील को तो मैं नहीं मानता। दूसरा, आईआईटीज के बारे में देखिए जी, 1950 और 60 की दिहाई में ये सेटअप हुई थी। जब मैंने पढ़ाई की आईआईटी दिल्ली में उस टाइम तो 6 थी, अब शायद 23 है। और आप देखें उस टाइम 3 लाख के करीब बच्चे ये पेपर लिखते थे और उनमें से सिर्फ 2-3 हजार का सिलेक्शन होती थी। आजकल तो ये नंबर बहुत ज्यादा है क्योंकि 6 से 23 बन गई जो। तो तो और अगर देखें 23 सेटअप कैसे हैं देश के हर कोने में, जानबूझ के ऐसे रखा, आपको लगेगा कि किसी ने एकदम स्कैटर प्लॉट बना दिया, टोटली रैंडम।
क्योंकि किसी एक एरिया को ज्यादा तवज्जो ना मिले, इसलिए सारे इंडिया में थ्रू आउट हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मेरी तो स्टूडेंट लाइफ के बेहतरीन 4 साल आईआईटी दिल्ली में गुजरे, कोई कोई शक ही नहीं है। पढ़ाई तो की, लेकिन लेकिन सच ये है कि मैं आईआईटी दिल्ली में एक बड़ा एवरेज स्टूडेंट था। मुझे वहां से 2 लेसन्स मिले। पहला, मेरे ख्याल से ह्यूमिलिटी। हम सब इंडिया के अलग अलग कोनों से आए थे, अपने अपने स्कूल्स में हम टॉपर थे, मैं भी था। एक ऐसे एटीट्यूड से आए थे कि भाई हम तोप हैं। वहां पहुंचे तो वहां पाया तो हम तो एवरेज भी नहीं है। यहाँ तो ऐसे ऐसे स्मार्ट लड़के और लड़की हैं कि हमारी गिनती बहुत पीछे होती है। तो सारी हवा निकल जाती है जी पहले पहले साल में ही। तो एक तो ह्यूमिलिटी सीखते हैं। दूसरा इक्वालिटी, ये इसलिए कि हम सब, जैसे मैंने कहा, अलग बैकग्राउंड, अलग रिलीजन, अलग रीजन, अलग बोली, कल्चर होते हुए भी साथ में रहते हैं एक साथ। हर किसी को हॉस्टल में रहना पड़ता है 24 घंटे 4 साल। एक ऐसा आदमी आपका, एक ऐसा बच्चा आपका रूममेट है जो आपकी भाषा नहीं बोलता। इक्वालिटी इस हद तक कि मुझे याद है कि हमारे हॉस्टल से लेक्चर हॉल तक का रास्ता शायद 1 किलोमीटर दूर रहा होगा। दिल्ली की जून की गर्मियों में वो 10 किलोमीटर जैसा लगता था। लेकिन स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव था इंस्टीट्यूट से कि कोई कार नहीं रख सकता, कोई मोटरसाइकिल नहीं रख सकता उस टाइम, ताकि इक्वालिटी बनी रही। ये ना हो कि अमीर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आए और ये वो। तो इक्वालिटी और ह्यूमिलिटी बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन है मेरे ख्याल से। और जो मेन कंट्रीब्यूशन है, आप देखिए यूएस में सीईओज और इंडिया में स्टार्टअप्स, हर हर हफ्ते कोई बिलियन डॉलर कंपनी इंडिया में स्टार्टअप हो जाती है। तो वो सब तो ठीक है, ये तो टेंजिबल इम्पैक्ट है जो आईआईटीज का दिखाई देता है, इससे तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन आप माने कि ऐसे ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो उतने ही अच्छे हैं। टीआईएफआर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, एनईटीज है, ये सब बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल से जो आईआईटीज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ऐसा है जो कि दिखाई नहीं देता, जो इंटेंजिबल है। इसको मैं तफसील में बताना चाहूंगा, अगर अगर आप इजाजत दें तो। जी प्लीज। तो आप सोचें कि आप 17 साल के बच्चे हैं और आप आ गए एक आईआईटी में। अब आप आईआईटी में आए और वहां पे आपके जो दोस्त हैं वो भी घर से दूर दूर से आए हैं। 1600 बच्चे हैं और आपके साल में, जैसे हर ईयर में 400 अब तो ज्यादा हो गए, 400 बच्चे हैं, और इनको बराबर हॉस्टल्स में बांट दिया। अब हॉस्टल अलॉटमेंट होती है टोटली रैंडम। तो आप अपने पड़ोसी को चूज नहीं करते, आपको बस 4 साल उसके साथ काटने हैं और उससे सीखना है। एकेडमिक्स के अलावा इतना जोर है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे कि हद है। लिटरेरी एक्टिविटीज, कल्चरल, डिबेट, ड्रामेटिक्स, और ये सब मजाक मजाक खेल खेल में नहीं, बहुत सीरियस, एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव लेवल पे। हॉस्टल की दूसरे हॉस्टल से इस कदर दुश्मनी के लगे कि 2 देश आपस में लड़ रहे हैं। हर हॉस्टल बढ़ चढ़ के परफॉर्म करता है इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। तो अपने आप में हर हॉस्टल एक मिनी इंडिया होता है। कोई केरला से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से। अब आप सोचें, मैं अपने रूममेट की, जैसे मैं बता रहा था, लैंग्वेज नहीं बोलता, लेकिन लेकिन 4 साल बाद उससे मेरा रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है कंपेयर टू समवन जो मेरे शहर से हो, 20 साल हम 15 साल हम साथ पढ़े और वो अलग हॉस्टल में। तो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों में ये कबीले जैसा दोस्ती पैदा करने वाला ये जो आइडिया है, ये एक आइडिया ऑफ इंडिया है। ये पहले से एग्जिस्ट करता है, आईआईटी इसको और मजबूत करता है। आते सब इंजीनियर बन के हैं और जाते हैं इंजीनियर बनने, और जाते हैं सब इंसान बन के। तो मुझे लगता है आईआईटी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है। अब लोग ये कहेंगे ये तो किसी भी बोर्डिंग स्कूल के लिए है, इंडिया में इतने हिल स्कूल हैं, लोग बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं बच्चों को। लेकिन बोर्डिंग स्कूल्स में जो बच्चे जाते हैं वो बहुत अमीर, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बच्चे हैं। यहाँ जो बच्चे आते हैं वो ऐसे ऐसे आते हैं। मेरा एक दोस्त जो हमारा ही मेरा रूममेट, मेरे साथ के रूम में था, उसके उसके जो वालिद हैं वो राजस्थान में एक बड़े बैकग्राउंड एरिया से पोस्टमैन थे। वो साइकिल पे चिट्ठियां डिलीवर करने जाते हैं। बहुत कम जमीन थी उनके पास, 3-4 बहन थी, 2 भाई हैं शायद। तो वो बहुत इंटेलिजेंट था, इतना कि मुझे शर्म आती थी। मुझे अंग्रेजी आती थी, उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। पहले 2 साल आईआईटी में हम 4 साल पढ़े, पहले 2 साल वो फेल होते होते बचा, सिर्फ इसलिए कि उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। वो तो मैं खुद की देखी हुई बात बता रहा हूँ। उसने 2 साल 3-4 न्यूज़पेपर्स की सब्सक्रिप्शन ली, 5-6 डिक्शनरी उठा के लाया, और अक्सर मैं उसके रूम से गुजरता था, वो एक मोटी किताब पढ़ रहा है। मैं पूछता, भाई क्या पढ़ रहा है तू? तो कहता था, यार डिक्शनरी पढ़ रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो डिक्शनरी पढ़ता था जैसे किताब पढ़ते हैं। तो 2 साल उसने
अंग्रेजी सीखी, तीसरे और चौथे साल में उसने टॉप किया, क्योंकि अब अंग्रेजी आती थी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जी, क्योंकि आईआईटी में क्या करते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम है, सारे देश में सबको बराबर मौका मिले। एंट्रेंस एग्जाम है कुछ 10 या 15 भाषा में, जिसमें उर्दू, हिंदी, बंगाली, बहुत सारी, कन्नड़, मलयालम, बहुत लैंग्वेजेस हैं। तो पेपर जो है आपको एंट्रेंस के लिए देना पड़ता है, वो तो आपकी भाषा में आपको मिलेगा, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन है, जब आप आएंगे, किताबें ज्यादातर बाहर की हैं, लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप फिर 15 लैंग्वेजेस में स्कूल में पढ़ाएंगे, पढ़ाते सिर्फ इंग्लिश में। तो उसके लिए कुछ लोगों को मसला होता है। और मेरा एक दोस्त था जिसके बाप बाप चाचा सब दर्जी थे, 10-15 लोग एक कमरे में रहते थे। आजकल अच्छी खासी नौकरी कर रहा है इंडिया में, बाहर आना चाहे बाहर भी आ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये आईआईटीज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोई मेरिट पे लोग आते हैं, अलग अलग लोग हैं, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता एग्जाम में धांधली नहीं होती। अगर आप डिजर्विंग है तभी आते हैं। हमारे आईआईटी के डायरेक्टर हैं जिनके बच्चों ने 2 साल एग्जाम की ट्राई की, उनसे नहीं क्लियर हुआ। कुछ स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं जिनके बच्चों ने 2 साल आईआईटी के एग्जाम में ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर कहीं और गए। तो ये सब है बातें। सही। बल्कि वो बिल गेट्स का मुझे याद आता है, जो उनसे पूछा गया कि अगर आपको इजाजत हो कि सिर्फ एक इदारे से, एक इंस्टीट्यूशन से आप रिक्रूटमेंट करेंगे तो वो कौन सा होगा, तो उन्होंने आईआईटीज कहा था। जी हाँ, इसमें कोई मुझे शक नहीं लगता। जी सिद्धार्थ जी, आपने मुझे बहुत वक्त दिया, बहुत इंटरेस्टिंग बातें की आपने, थॉट प्रोवोकिंग बातें की। तो आपसे फिर भी बात होती रहेगी। इसी के साथ मैं आपसे और बाकी दोस्तों से इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।